हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का न्यू चैप्टर। हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, अब ये हमारा 3rd चैप्टर है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जैसे कि इसका नेम इम्प्लाइज कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारी जो सोशल डाइवर्सिटी है उसका यानी कि एग्जिस्टेंस हो, ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं होती, बल्कि ये एक अच्छी थिंग होती है हमारी पॉलिटिक्स में। जो ये सामाजिक असमानता है, सोशल डिफरेंसेस हैं, ये पॉसिबल हैं और हैं भी। ये समटाइम ये डिज़ायरेबल हो जाती है हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, और समटाइम ये नहीं भी होती हैं। तो हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसके प्रैक्टिस के लिए ये आइडियाज़ अप्लाई किए जाते हैं। इस चैप्टर में हम 3 सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जो हमारा जेंडर है यानी कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंसेस होते हैं, उसका जो जेंडर है ये पॉजिटिव रोल इसमें प्ले करता है हमारी डेमोक्रेसी में। रिलीजन बिल्कुल नेगेटिव, एंड जो कास्ट है वो पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है एंड नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। तो हम ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये होते क्या हैं और इनमें कैसे कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बोथ, जैसा मैंने आपको बताया, ये कैसे होता है। हर एक केस में हम डिवीज़न का नेचर पढ़ेंगे, ये कैसे एक्सप्रेस होता है, और ये देखेंगे कि जो ये एक्सप्रेशंस हैं पॉलिटिक्स में ये प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जेंडर से बिगिन करते हैं। हम यानी कि हर जगह डिफरेंसेस देखते हैं मैन और वुमेन में। इससे हमें पता चल जाता है ये नेचुरल है और ये यानी कि चेंज भी नहीं किया जा सकता। किसी की थिंकिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मैन और वुमेन की लाइफ पे बेस्ड करता है, लेकिन ये सोशल एक्सपेक्टेशंस और यानी जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इनकी जो पुरानी सोच है, भाई पुरानी सोच को बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये उस पे भी बेस्ड है। अगर हम बात करें पब्लिक और प्राइवेट डिसीजन पे, ये माना जाता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स में जो वुमेन है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को और यानी कि घर को संभालना, इनसाइड वर्क करना। ये सबसे ज़्यादा सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर में देखा जाता है बहुत सारी फैमिलीज़ में। सेक्शुअल, अब मैंने आपको एक वर्ड दिया, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। इसका मतलब है जो वुमेन है वो सिर्फ घर में ही काम करेंगी, या फिर वो घर में काम करेगी, या फिर वो जो नौकर हैं उनसे काम करवाएंगी। सिर्फ घर में ही काम करेंगी, वो बाहर के वर्क नहीं करेंगी। पहले ये माना जाता था। जो वुमेन है वो घर में काम करेंगी और जो मैन है वो बाहर काम करेंगे। अगर जो मैन है उसको यानी कि घर के काम करने के लिए पैसे दिए जाए ना, तो वो ये काम करने के लिए रेडी हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो टेलर्स हैं, कुक्स हैं, वो मैन होते हैं होटल्स में। ये यानी कि वुमन का काम नहीं है कि वो घर से बाहर काम करे। वुमन का काम है सिर्फ वो घर में काम करे। विलेजेस में माना जाता है जो वुमन है वो, विलेजेस में क्या होता है, जो वुमन है वो पानी फेच करती है, फ्यूल निकालती है, घर में काम करती है। अर्बन एरियाज में जो बहुत ही गरीब वुमन होती हैं, वो जो ज़्यादा बड़े घर होते हैं उनमें जाके डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती हैं। और जो मिडल वुमन वर्क है वो ऑफिसेज में भी काम करती हैं। इनफैक्ट जो वुमेन है वो यानी कि कुछ यानी कि कमाने वाले भी काम करती हैं, मतलब कि कुछ पैसे कमाने वाले भी काम करती हैं, क्योंकि लेकिन उनका जो वर्क है वो वैल्यू नहीं किया जाता। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो वुमेन है वो ह्यूमैनिटी की हाफ कंस्टिट्यूट करती है। उनका जो रोल है आउटसाइड लाइफ में, स्पेशली पॉलिटिक्स में, बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये जो है ये नहीं होता है बिल्कुल भी। उनका रोल वैल्यूएबल नहीं करता है कि भाई यानी कि वो काम कर भी रही हैं, लेकिन उनका जो काम है वो वैल्यू नहीं कर रहा है हमारी बहुत सारी सोसाइटीज़ में।
अब हम बात करते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो पहले जो मैन थे वो यानी कि पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड होते थे, और यानी कि पब्लिक ऑफिसेज में कंटेस्ट करने के लिए वुमेन का इसमें कोई रोल नहीं था। जो जेंडर इशू था वो यानी कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में रेज्ड हो गया था। जो वुमन थी उन्होंने इक्वल राइट के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड भी की, उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया। अलग अलग कंट्रीज़ में उन्होंने वोटिंग राइट के लिए, वुमेन के वोटिंग राइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन भी बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ाए उन्होंने। ये राह थी ना, इसमें ये डिमांड की गई जो वुमेन का जो पॉलिटिकल लीगल स्टेटस है, उनके एजुकेशन में, उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ में उसको इम्प्रूव कराया जाए। और ये वुमेन रेडिकल मूवमेंट ये एम कर रहा था कि पर्सनल और फैमिली लाइफ में दोनों का ही इक्वल वर्क होना चाहिए, दोनों के लिए बिल्कुल इक्वल वो मूवमेंट होना चाहिए। तो ये इसको फेमिनिस्ट वुमेन मूवमेंट बोला जाता था। जेंडर डिवीज़न का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये वुमन का पब्लिक लाइफ में रोल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्या? पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जेंडर डिवीज़न का। अब जो वुमन है वो साइंटिस्ट की तरह, डॉक्टर की तरह, इंजीनियर की तरह, लॉयर की तरह, मैनेजर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचर एक्सेट्रा, ये चीज़ें अब वुमेन बन रही हैं। लेकिन पहले ऐसा वुमेन के लिए ये काम जो थे ये सूटेबल नहीं माने जाते थे। वुमेन का क्या काम था? सिर्फ वो डोमेस्टिक लेबर की तरह घर में ही काम करेगी। बहुत सारे वर्ल्ड के जो पार्ट थे, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, स्क्वेडेनेनियन कंट्रीज़, इसमें कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं? जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फाइनलैंड, ये जो थी ये वुमेन की पब्लिक लाइफ में इनका पार्टिसिपेशन वुमेन का बहुत ज़्यादा हाई था यहाँ पे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे इंडिया में जो वुमेन थी, वुमेन है मतलब कि अभी भी मैन से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जब हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो वुमेन है वो मैन से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जो मेल हैं वो यहाँ पे पार्शियल सोसाइटी मानी जाती है। ये क्या होता है? पार्शियल में जो वुमेन मैन है वो मोर वैल्यू करेगा वुमेन की पावर से। ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिसएडवांटेज है, ऑपरेशन है, ये सारे के सारे इनके बहुत सारे वेज हैं कि कैसे भाई ये डिस्क्रिमिनेशन मैन और वुमेन में होता है। जो लिटरेसी रेट है वुमेन का वो सिर्फ 54% है। अगर हम मैन से कंपेयर करेंगे, मैन का है 76%। जो गर्ल हैं उनका जो प्रोपोर्शन है एज कंपेयर टू मैन, उनका प्रोपोर्शन हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम स्कूल रिज़ल्ट की बात करें तो हमेशा क्या होता है, अभी भी ऐसा ही हो रहा है, जो वुमेन जो गर्ल्स हैं वो उनका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है किससे? बॉयज़ से। ऐसा नहीं होता तो मेरे को बता दीजिए। लेकिन ये जो पेरेंट्स होते हैं इनकी मेंटालिटी सेट होती है, ये ज़्यादा अपना जो पैसा है वो बॉयज़ एजुकेशन पे लगाते हैं ना कि गर्ल्स पे। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको गर्ल यानी उसके बेटे और बेटी में इक्वली इस पैसे को स्पेंड करना चाहिए। जो वुमेन का प्रपोर्शन है वो हाईली पेड नहीं किया जाता और उनको बहुत ज़्यादा वैल्यूड जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा कम होती है कि भाई रात की ड्यूटी उनको नहीं करनी है, उनको सिर्फ 7 से 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती। तो ऐसी ड्यूटीज़ हैं बहुत सारी जो यानी कि उनको नहीं वैल्यू की जाती। जो इंडियन वुमेन है वो मैन से 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं हर दिन, लेकिन फिर भी उनकी जो वर्क है वो वैल्यू नहीं किया जाता और ना ही वो ज़्यादा पे किया जाता है एज़ कंपेयर टू
मैन। एक एक्ट पास हुआ था 1976 में, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इसमें क्या था, दोनों मैन और वुमन को इक्वल वेजेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी इक्वल वर्क के लिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऑलमोस्ट सारे एरियाज में जो वर्क है, स्पोर्ट्स, सिनेमा, फैक्ट्रीज, फील्ड, वुमन को कम पे किया जाता था मैन के, जब भी दोनों इक्वल वर्क करती थी। बहुत सारी कंट्रीज़ में, जो इंडिया की जो कंट्री हैं, जो पेरेंट्स हैं उनको सन को प्रेफर करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि जो गर्ल हैं वो, यानी कि वो अपना सेक्स का चेक करवा लेते हैं कि वो गर्ल है बॉय है। अगर गर्ल होता तो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं बर्न होने से पहले ही, बोर्न होने से पहले ही वो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, इसमें क्या हुआ, जो चाइल्ड का सेक्स रेशियो था गर्ल का पर 1000 बॉय, दैट इज ओनली 919 इस अबॉर्शन के सिस्टम से। लेकिन अगर हम अब के रेशियो की बात करें, ये बहुत ज़्यादा गिर गया है, 850 से लेके 800 तक कुछ स्टेट्स में। ये जो हैरेसमेंट की और वायलेंस की वुमेन के अगेंस्ट जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की हैं। अर्बन एरियाज़ में जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा अनसेफ हो गई हैं अब तो, और वो उनके खुद के घर में ही सेफ नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा बीट किया जाता है, उनको हैरेसमेंट किया जाता है और उनको डोमेस्टिक वायलेंस भी सहन करना पड़ता है। तो ये था वुमेन की डिफरेंट फॉर्म्स की, कैसे कैसे उनको टॉर्चर हैरेसमेंट किया जाता है। मैंने आपको करा दिया। अब बात करते हैं हम वुमेन पॉलिटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ये क्या था कि इसमें जो वुमेन है उनका पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले होता है। वुमेन को इतनी ज़्यादा एडिक्वेट अटेंशन नहीं दी जाती है, जैसे हमने बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट की लेड किए, वुमेन्स के लिए मूवमेंट्स लेड किए, ताकि जो वुमेन है वो यानी कि अपनी पावर और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको यानी कि एडिक्वेट अटेंशन उनको अभी भी नहीं दी गई। इसका वन वे था इसको इंश्योर करने का कि जो वुमेन है उसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा, यानी कि उसको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो इंडिया में जो वुमेन की लेजिस्लेटिव में प्रोपोर्शन थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि वुमेन तो उसमें ना के ही बराबर थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम थी। जो परसेंटेज थी इलेक्टेड वुमेन की लोकसभा में वो 14.36% थी पूरे टोटल की, फर्स्ट टाइम इन 2019। यानी 2019 में पहली बार लोकसभा में जो वुमेन इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स थी उनकी परसेंटेज 14.36 थी। उनका शेयर स्टेट असेंबलीज में वो 5% कम था। इंडिया जो है वो वर्ल्ड के नेशन ग्रुप में बीच में आती है। इंडिया जो है वो सबसे एवरेज कंट्री मानी जाती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, उससे बहुत ज़्यादा एवरेज है, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा पीछे है हमारी इंडिया एज़ कम्पेयर टू एवरीथिंग। अब बात करें हम वुमेन पॉलिटिक्स में तो वहाँ पे भी जो इंडिया है वो पीछे ही है। गवर्नमेंट में जितने भी जो मैन हैं, इवन वुमेन अब क्या हो गई हैं, चीफ मिनिस्टर बन रही है, प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं। इसका वे है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या वे है, लीगली हैव फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज़, यानी कि फेयर प्रोपोर्शन किसका, वुमेन का इलेक्शंस में उनका फेयर प्रोपोर्शन होना चाहिए, इक्वल टू। अगर हम उसको मैन करेंगे तो इन सभी जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि जो पंचायती राज है उसने इंडिया में कर भी दिया है कि लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट उसके लिए होंगी, वुमेन के लिए होंगी। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वहाँ पे 1/3 प्रोपोर्शन किसका होगा, वुमेन का होगा।
रिजर्व होगा। 10 अब क्या हो गया है, 10 लाख से भी ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गई हैं। कौन? वुमेन्स इन रूरल एंड अर्बन, जो गांव के हैं और शहर के हैं, उनमें जो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेटिव वो 10 लाख हो गया है। वुमेन ने बहुत ज़्यादा वुमेन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने एटलीस्ट 1/3 सीट और स्टेट असेंबलीज में वुमेन के लिए उन्होंने रिजर्व्ड के डिमांड की। एक बिल भी पास हुआ था, एक बिल प्रपोज किया गया था, वो अभी तक पार्लियामेंट में बहुत सदियों तक अभी तक पेंडिंग है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, वो ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। पॉलिटिक पार्टीज में मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो बिल है वो अभी तक पास नहीं हुआ है। जो जेंडर डिवीज़न है वो किसका एग्जांपल है? सोशल डिवीज़न का, कि उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर देना चाहिए। ये हमें ग्रुप्स की जो डिसएडवांटेज है उसको भी शो करती है, और ये सोशल डिवीज़न को पॉलिटिकल इशू का बेनिफिट भी है। अब आज के लिए बस इतना ही। आई होप you understand all the topic, and if you understand this, please subscribe my YouTube channel and share this. I will upload second lecture soon. Thank you very much.